नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं ग्रहों के प्रभाव के ऊपर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ पिछले दिनों काफ़ी समय तक इसी अध्ययन में लगा था, लोगों से मुलाकात कर रहा था, तो मुझे जो अनुभव मिले हैं वो ही आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। लाल किताब में तो वही हैं, उसी से लिए गए हैं। कोई मैं नई चीज़ तो बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि मैं नए तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चौथे का मैंने जो बताया था आपको पिछली बार, वो डिटेल में बता दिया था। ज़रूरत पड़ी तो आगे और कभी इसके ऊपर डिटेल कर लेंगे। इस बार मैं 11वें घर के बारे में बता रहा हूँ। स्पेशल घर जो 4 और 11 बताए गए हैं, इनके ऊपर स्पेशल कमेंट हैं लाल किताब की तरफ से कि चौथा घर जो है उसको बताया था मैंने चंद्रिका है, तो इसी तरह से 11वें घर पे बताया गया है कि 11वां घर जो है, ये पहली मत के अनुसार 11वां घर पहला जो भी है वो उसका जो मालिक है शनि होता है, उसका मालिक काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो लाल किताब में चलती है। तो उसमें ये बताया गया है कि 11वें घर में जो भी ग्रह आएगा उसके ऊपर शनि का शुभ या अशुभ असर रहेगा। मतलब शनि जैसा भी टेबल में कहीं भी बैठा हो, जो भी असरात वो रखता है वही असर 11वें घर पे बैठे ग्रह पे आ जाएगा। और ये असर अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? जहाँ पर कि गुरु है। तो ऐसा क्यों है उसमें कि मेरे समझ में पूरी तरह से तो अभी आया नहीं है, लेकिन ये है कि गुरु 11वें घर में जो है उसका कारक ग्रह जो है वो गुरु है, मालिक शनि है। तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया गया है। 11वें घर में जो मैंने बताया रिफ्लेक्टर वाली थ्योरी है, ये अपने पूरे के पूरे उसको रिफ्लेक्ट करके गुरु पे डालता है। अब इसी कुंडली को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं जो लगी हुई है। 11वें घर पे जो भी प्लैनेट आएगा उस पे शनि का असर रहेगा और ये असर वहाँ जाएगा जहाँ पे गुरु है। अब यहाँ पे शायद 11वें घर में कोई ग्रह है नहीं, तो अगर ग्रह नहीं भी है तो ये असर तो उस खाने पे होना ही होना है। लेकिन ये असर अगर हम इसको ये मान लें कि कोई ग्रह है नहीं है, दो थ्योरी हैं इसके ऊपर कि कोई बोलेगा कि ये असर तो घर पे जाएगा ही जाएगा, दूसरा बोले घर पे कोई अगर ग्रह नहीं है तो कोई असर नहीं जाएगा। दोनों को ही अगर ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई असर नहीं गया तो हम सिर्फ शनि को ले लेते हैं। शनि कुंडली में पहले घर में नीच का है और ये सीधा असर डाल दिया गुरु के ऊपर, अपनी दृष्टि से भी डाल दिया और लाल किताब की सब थ्योरी के हिसाब से भी डाल दिया। तो ये कौन सा असर हुआ? ये अशुभ असर हुआ जो गुरु पे गया। तो गुरु पे अशुभ असर कई चीज़ों से आदमी को परेशान करता है। इसको एक तो सप्तम भाव में होने से घर गृहस्थी में परेशानी है। गुरु शिक्षा का कारक भी बनता है, उसमें ही रुकावट और परेशानी है। मतलब जितनी इतनी दुनियादारी की एबिलिटी इसके अंदर है, उतने उस लेवल तक शायद इसकी शिक्षा ना हो पाए। ये कर दिया। इसके बाद जब गुरु पे असर दिया गया तो गुरु ने भी अपना रिबाउंड बैक करके ये कहाँ डालेगा? 7 पे, 5 पे और 9 पे डालता है। गुरु की 2 दृष्टि होती हैं एक्स्ट्रा 7 के अलावा, 5 और 9। तो गुरु से जहाँ 7वें पे बैठा है तो 5वीं दृष्टि इसकी चली गई 11वें में। 11 घर में जो भी अगर प्लैनेट है तो वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, और नहीं है तो उसका असर तो आएगा। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि असर आएगा ही आएगा वो।
11वें में, मतलब सक्सेस के घर में। तो ऐसे व्यक्ति को सक्सेस जीवन में बहुत लेट मिलता है और इतनी आसानी से नहीं मिलता। सक्सेस आफ्टर टीयर्स की जो थ्योरी है यहाँ पे अप्लाई होती है। फिर अगर हम लेंगे कि इसकी 9वीं दृष्टि, तो 7वें घर में गुरु बैठा है, तो इसकी 9वीं दृष्टि हुई, 9वीं दृष्टि हुई तीसरे घर में। तीसरा घर अपने भाई बहन का घर होता है, तो वहाँ पे यही वाली चीज़ जाएगी। तो गुरु का प्रभाव क्या है? बंधन वाला है, मरकरी के बंधन से बंधा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो उसके रिलेशन हैं भाई बहनों के साथ एक दायरे में बंध के रह जाएंगे, मतलब एक फॉर्मल रिलेशन टाइप का रहेगा। और कहीं ऐसा भी केस हो सकता है कि उसको किसी अपने भाई से दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़े, जिसको लाइफ में वो हमेशा याद रखेगा। तो ये चला तीसरे घर में। अब हमने ये वाली थ्योरी बता दी। अब अगर ये सेहन वाली थ्योरी हम इसमें काउंट करेंगे, तो तीसरा घर जो है 11वें का सेहन होता है, और उसके मुंसिफ जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं सूरज और गुरु, 2 मुंसिफ हैं वहाँ। अब सूरज और गुरु को ले लेते हैं। तो अब सूरज और गुरु को लेंगे। सूरज की स्थिति क्या है? वो राहु के साथ ग्रहण योग बनाता हुआ 6ठे घर में बैठ गया है। और गुरु की स्थिति अभी बता दी, रिपीट करने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। गुरु भी बंधन में है, सूरज भी बंधन में है। अब ये चीज़ें जो है, इतने बंधन होने के बाद भी इस व्यक्ति ने तरक्की भी की है। ऐसा नहीं है कि ये तरक्की इसको नहीं मिली, लेकिन तरक्की मतलब कुछ लोगों को बहुत आसानी से मिलती है, कुछ को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये बहुत कुछ वाली श्रेणी में आया है ये। अब हम जैसे मुझे वो इंस्टेंस याद आते जाएगा, वो मैं इसमें जोड़ता जाऊंगा। अब लाल किताब से हिसाब से कुछ मतलब घर बताए गए हैं, जो भी मतलब किस ग्रह के लिए कौन सा घर अशुभ है, कौन सा शुभ है। तो इसमें जो है जो 2 घर बताया गया था, इसमें गुरु का ले लेते हैं। गुरु का है 3, 6, 7, 8, 10 गुरु के लिए अशुभ घर। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा है 7 में तो बैठा है और 3 में भी प्रभाव डाल रहा है। तो इस तरह से जो एक नेगेटिविटी कनेक्ट इधर से भी हो रही है। तो ये एक जो थंब रूल इसका बना हुआ है कि ये घर अशुभ है, ये घर शुभ है, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं इसमें। तो अब आप पूछेंगे कि ये हमने पूरी चीज़ अशुभ ही बताना क्यों शुरू कर दिया है? अशुभ इसलिए बता रहे हैं कि पॉजिटिविटी तो हर उस पर दिखती है। मैंने इसकी शुरुआत की थी कि अशुभ चीज़ें मैं काली किताब के दायरे में डिस्क्राइब करूँगा। शुभ चीज़ें तो अपने को मिल ही जाएंगी, लेकिन अशुभ चीज़ों के ऊपर भी, अशुभ प्रभाव के ऊपर भी हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। तब जाके हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये जो ऊपर से सोने का मुलम्मा लगा हुआ कोई चीज़ है, उसके एक्चुअली अंदर क्या है। हम लोग कई बार बोलते हैं साहब इस कुंडली में तो राजयोग है। अब वो राजयोग रहते हुए वो आदमी जो है भीख मांगता दिखता है। वहाँ पर यही चीज़ अप्लाई होती है कि वो सोने की जो पत्री चढ़ी हुई है ऊपर, अंदर तो कुछ और है। तो उसको भेद करने के लिए, उसको कसौटी पे कसने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमको जितने तरीके एनालिसिस के मिलते हैं हम अप्लाई कर दें। जैसे पहले घर में हम देखेंगे कि पहले घर के जो भी प्रभावी ग्रह हैं, हम ये मान के लेंगे कि प्रभावी ग्रह भी वहाँ पे अपना असर डाल रहे हैं। जो घर वहाँ पर बैठे हैं वो भी असर डाल रहे हैं। सेहन वाला जो मुंसिफ है वो भी असर डाल रहा है। इन चीज़ों को एक वर्कआउट करके हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद उपाय लगेगा। और उपाय में भी मैं जहाँ तक है इसमें हूँ कि अगर वो ग्रह फल वाला आ रहा है तो उस पर न किया जाए, किसी और से किया जाए।
तो इस तरह से आप अभी 11वें का हो गया और चौथे का मैं बता चुका हूँ। और इस पे मैं सोच रहा हूँ कि एक उसका चार्ट भी लगा दूँ कि पहले घर में कौन कौन से ग्रह इंक्लूडिंग मुंसिफ और कारक ग्रह और मालिक ग्रह और प्रभाव डालने वाले ग्रह सबको एक जगह पोस्ट करके एक ऐसा चार्ट बना के मैं सोच रहा हूँ लगा दूँ, तो जिससे मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको क्लियर हो जाए। तो हर घर के एनालिसिस करने में ये 3-4 प्लैनेट्स ज़रूरी है, ये हमने देख लिया। अब मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ज़्यादा एग्जाम्पल देने से कोई मतलब नहीं। अब मैं ये अगले वीडियोस में ये सोचूंगा कि ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे एक एक ग्रह में, एक एक घर में ये जो मुंसिफ, प्रभावी ग्रह, कारक ग्रह और मालिक ग्रह के कॉम्बिनेशन जो बिल्कुल बनते ही बनते हैं, मैंडेटरी है, वो किस किस कंडीशन में सही होते हैं और किस किस कंडीशन में गलत होते हैं और किस तरह का प्रभाव डालते हैं, ये मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। और जितनी जल्दी हो ये काली किताब के रेफरेंस के जो मेरे टॉपिक्स हैं इनको भी क्लोज़ करना चाहूँगा, क्योंकि कई अपने विद्वान दर्शकों ने और भी कुछ टॉपिक्स मुझे दिए हैं, मैं चाहता हूँ मैं उन पे भी बोलूँ। हालांकि काफ़ी कुछ जानकारियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन मैं उस पर अपना नज़रिया दूंगा। आगे कुछ जो वीडियोस होंगे उस पर मैं इल्म सामुद्रिक को बेस मानते हुए जो चीज़ लाल किताब में दी गई हैं उसको भी मैं उठाने की कोशिश करूंगा, और मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको पसंद आएंगी। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।